इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट का आज पांचवा दिन था और पांचवें दिन का खेल खत्म हो गया है और भारतीय टेस्ट जीतते जीतते रह गया। जहां दूसरे सेशन में आज लग रहा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन आखिरी सेशन में सचिन रविंद्रा और एजाज पटेल ने 10 ओवर तक खूंटा गाड़ के रखा और न्यूजीलैंड को मैच हारने नहीं दिया। इसी मैच पर चर्चा करने के लिए मैं मुकुल द्विवेदी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबे जी और रजा अब्बास जी। तो इनसे हम आज के मैच के मायने जानेंगे और मैच से क्या निकल के आया भारतीय टीम के लिए, कहाँ कैसी चीज़ें रहीं भारतीय टीम के लिए, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा अनूप दुबे जी के लिए रहा कि भारत ये मैच ड्रॉ तो कर गया, लेकिन क्या ये भारत को मैच जीतना चाहिए था? हाँ मुकुल, बिल्कुल ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो विकेट नहीं निकाला जा सकता था। लास्ट के जो आप बता रहे हो 10 ओवर वो खेल गए, उन 10 ओवर में ही जो रणनीति बननी चाहिए थी और वो विकेट निकालना चाहिए था। अब हो सकता है कि हम चर्चा कुछ कर रहे हों, उनका ग्राउंड पे स्ट्रेटजी कुछ और हो। ड्रा हुआ है मैच, आगे की देखते हैं क्या है कैसे है। तो क्या आज बुमराह की कमी खली? देखिए, जब भी बड़ा मैच होगा तो किसी बड़े प्लेयर की कमी हमेशा खलती रहेगी आपको। अब बुमराह की कमी खली तो बुमराह को जब हटा के दूसरे लोगों को लाया गया था, यही देखने के लिए कि क्या बुमराह की भरपाई कर सकते हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से बुमराह की कमी खली है। अब हम अब्बास रजा सर से जानेंगे कि इस मैच से भारतीय टीम के लिए क्या निकल के आया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसा मुकुल द्विवेदी जी आपने ये कहा कि लास्ट के बैट्समैन को न्यूजीलैंड के आउट नहीं कर पाई भारत की टीम, और ये बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। काफ़ी अरसे के बाद हमें एक बिग इवेंट जो है वो कानपुर में देखने को मिला। वहाँ के दर्शक और भारत के दर्शक इंतज़ार कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच एक विनिंग साइड इंडिया टीम उभर के आए, मगर वो अफसोस रहा, निराशा रही। और अगर बॉलिंग अटैकिंग उस तरह से होती, अब ये देखिए कि लास्ट के बैट्समैन को क्या ऐसी चूक हुई बॉलिंग सेगमेंट में कि वो लास्ट के बैट्समैन को मुकुल द्विवेदी जी आउट नहीं कर पाई। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो क्या यहाँ कैप्टेंसी फेल्योर भी आप देखेंगे, क्योंकि विराट कोहली आज नहीं था, आज उनकी विराट कोहली गैर मौजूदगी में आज अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे, तो क्या एक कैप्टेंसी फेल्योर भी था? नहीं, कैप्टेंसी फेलियर तो देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कैप्टन को पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर को कब पिक करके आपको बॉलिंग करानी है, इसके लूज पॉइंट क्या है। देखिए क्या होता है कैप्टन क्या, अगर आप कैप्टन के सीन को देखें, तमाम जो बड़े बड़े कैप्टन गुजरे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, न्यूजीलैंड के हों, मार्टिन क्रो की अगर बात करें आप, या आयन बॉथन की बात करें, या सौरव गांगुली की बात करें, इमरान खान की बात करें, जो ग्रेट कपिल देव की बात करें, इनकी कैप्टनशिप अगर आप देखें, इन लोग क्या करते थे कि बहुत लंबा अगर कोई बैट्समैन खेलता है तो ये लोग क्या करते थे, वॉच करते थे। ये कैप्टन वॉच करते थे, वीक पॉइंट बैट्समैन की निकालते थे, फिर बॉलर को बताते देखो इस साइड पे करो, इसका लेग कमज़ोर है, ये फ्रंट फुट पे आके खेलता है, ये बैक फुट पे आता है, आउट स्विंग मारो, इनर स्विंग मारो। तो इस तरह की टीचिंग तो कैप्टन की तरफ से, बॉलिंग कम्युनिकेशन गैप नहीं होना, कम्युनिकेशन चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी थी। इंडिया आज मैच लड़ी और उस लड़ने का फ़ायदा जीत में भले ना मिला, लेकिन टेस्ट ड्रा हुआ। लेकिन इस टेस्ट में सबसे अच्छी चीज़, दो चीज़ें निकल के आई। एक, हमें जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन की ज़रूरत थी, हमें श्रेयस अय्यर मिले। श्रेयस अय्यर की जो आज मैन ऑफ द मैच भी रहे, उनके लिए क्या कहेंगे? ट्रेमेंडस पारी थी, ही हैड प्लेड अ ट्रेमेंडस। उनका जो फ्रंट फुट था वो लाजवाब था। बहुत दिन के बाद ऐसे फ्रंट फुट वाले प्लेयर हमने देखे, और जैसा वो अटैकिंग भी करते थे, और उसके बाद उन्होंने डिफेंसिव शॉट्स जो खेले हैं, बाकायदा उनकी जो फुटवर्क मूवमेंट है वो बहुत अच्छी थी, शानदार थी। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई बैट्समैन देखा। मुझे लग रहा है कि ही इज़ अ ग्रेट फ्यूचर फॉर द इंडियन टीम। ये सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि श्रेयस अय्यर इंडियन फ्यूचर कितना? देखिए, अभी रजा जी बता रहे थे कि मतलब बहुत दिनों बाद ये देखने को मिला, तो निश्चित तौर पे, और वहाँ खेलना इसलिए क्योंकि रणजी में भी श्रेयस अय्यर कानपुर आके खेल चुके हैं। और रही बात जहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक मिस्ट्री प्लेयर कह सकते हैं, एक बेहतरीन प्लेयर, मिडिल ऑर्डर में जिसकी तलाश थी, टेस्ट टीम में जिसकी तलाश थी, वो कहीं ना कहीं भरपाई करने में। अभी एक मैच से आकलन नहीं लगाया जा सकता मुकुल कि श्रेयस अय्यर बहुत बेहतर। हाँ, श्रेयस अय्यर ने टीम के लिए बेहतर किया, निश्चित तौर पे जिन्होंने उनके लिए चयन किया
उनके प्लेटफॉर्म पे वो खरे उतरे हैं। अब देखना है सेकंड मैच उनका कैसा जाता है, पर ये माना जाता है ओवरऑल अगर देखा जाए, बीच में अभी सर्जरी के बाद ये वापस आए हैं, आईपीएल थोड़ा सा इनका फ्लॉप गया है, पर ये है कि ये इंडियन टीम के भविष्य हैं। अभी हम देश टेस्ट सीरीज में ये पहला टेस्ट ही था, इसमें देखें कि पुजारा और रहाणे जो पिछले 1-1.5 साल से फ्लॉप चले आ रहे हैं, तो उन इस मैच में भी फ्लॉप रहे, तो आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर किसको रिप्लेस करते हमें दिखेंगे? मुझे लगता है पुजारा को। पुजारा को। तो अगला सवाल हम रजा जी से लेंगे कि रजा जी, जो इंडियन स्पिन बॉलिंग थी, पहली पारी में बहुत अच्छी बॉलिंग की, दूसरी पारी में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन थोड़ा सा ऐसा क्या रहा इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट में जो मैच को अंत नहीं दे पाई? मैं उसी बात को मुकुल जी बार बार कहूँगा कि कैप्टन जो होता है वो कैप्टन बैकबोन होता है टीम का। कैप्टन को ये पता होना चाहिए कि कब कैसे किस बॉलर को यूज़ करना है। आपने फास्टर बॉलर यानी मिडिल पेसर बॉलर को भी सही यूज़ नहीं किया, ना स्पिन फॉर्मेट को सही यूज़ किया। हम बॉलर की कोई कमी नहीं निकालेंगे। देखिए लास्ट फॉर्मेट में जो बैट्समैन टिक गए जिसकी वजह से आपने मैच गंवाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार अटैकिंग करना था बॉलिंग में, आपको ऐसी चीज़ें करनी थी कि उनके लूज पॉइंट सामने आए, कैचिंग पॉइंट आ जाए, या कुछ ऐसी वो गलतियां कर दें जिसकी वजह से आपको विकेट मिल जाए। तो कामयाब वो हुए, आपकी पॉलिसी फेल हुई है लास्ट मोमेंट पे। जो बहुत अच्छा मैच आपके हाथों में आने वाला था, जीता हुआ मैच गंवा दिया भारत की टीम ने। अक्षर पटेल के प्रदर्शन को आप क्या देखते हैं? लाजवाब है। और सबसे बड़ी जो अभी आपने जो पुजारा के हवाले से बात की है, मैं आपको बताऊं पुजारा जो एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। यू कांट इमेजिन विद इन 2 और 3 इनिंग्स आप 2, 3, 4, हम कह रहे हैं कि 4 महीना ना खेलें पुजारा। पुजारा पिछले 1.5 साल से, पुजारा रहाणे पिछले 1.5 साल से, मगर आपको थोड़ा चांस देना पड़ेगा। पुजारा जो है वो उनके आप वो देखिए, रिकॉर्ड देखिए, उनकी बैटिंग पॉलिसी वो देखिए, सिस्टम देखिए, ठीक है। अगर ये लगातार आप 1-2 मैच और खिलाओ उनको, हो सकता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि काउंसलिंग हो, टीम मीटिंग हो, जहाँ पे जो टैलेंट, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो प्रैक्टिस में बहुत शानदार खेलते हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस में लाजवाब खेलते हैं, मगर जब बहुत बड़ा इवेंट होता है, बड़ा मैच होता है, तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये कैप्टन और उनका टीम मैनेजमेंट की बात है कि उन टैलेंट को कैसे स्टेबल करना है, सस्टेन करना है फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो आपको काउंसलिंग करनी है और उन टैलेंट प्लेयर को बताना है कि आप में प्रतिभा है, आप में खूबियाँ हैं, उनमें और आप मूवमेंट्स लेके आओ, निखारता पैदा करो, ताकि अच्छे निखर होके प्लेयर दिखो समाज में। तो अभी टीम के काउंसलर की बात हो, टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं, टीम के साथ बड़े बड़े टीम अब तो पूरे स्टैट्स वाले भी टीम के साथ जुड़े होते हैं, हर डिपार्टमेंट, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, सब अलग होता है। तो क्या ये नई जो टीम आई है, पूरी टीम मैनेजमेंट जो कहेंगे, तो उनको आप क्या देखते हैं? क्या वो टीम को काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं? मुकुल जी मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा एक सिस्टम है और बहुत अच्छा फैसला है राहुल द्रविड़ को इनपुट करना भारतीय क्रिकेट टीम में। वो कोच हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और जहाँ पे आप बहुत कामयाब कप्तानों की बात करें तो वहाँ पे कामयाब कप्तान भी राहुल द्रविड़ गुजरे हैं। ऐसा नहीं, अगर आप टेस्ट रेटिंग देखें, वनडे रेटिंग देखें, तो राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली के बाद एक अच्छी टीम बना के धोनी को दी है। ऐसा नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, फिर आ जाओ, राहुल द्रविड़ की अभी बिगनिंग है, ठीक है ना। राहुल द्रविड़ को भी अब उनको समझना, देखिए क्या होता है कि कभी आपका नेगेटिव पहलू होता है जिस दिन आप फेलियर होते हो, मगर राहुल द्रविड़ क्या है, वो तूफानों से लड़ने वाले प्लेयर हैं, वो आपसे दीवार की मानिंद भारत की टीम के लिए मशहूर हैं। वो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने देखी है क्रिकेट, जब से हम लोग अपने बचपने से अब तक देखें कि राहुल द्रविड़ खड़े हो जाते थे तो अपोजिशन की जो टीम होती थी बॉलिंग लगाती थी, नए नए बॉलर, नए नए प्रयोग, मगर राहुल द्रविड़ को आउट नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है कि राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं उन प्लेयर को निखार के लाएंगे। ये पहला मैच था, अब आगे भी मुझे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ काउंसलिंग करके, सही चीज़ें बता के, प्लेयर के जो अंदर का टैलेंट है वो भारत के दर्शकों के बीच में लेके आएंगे, पूरी दुनिया में निखारेंगे प्लेयरों को। तो हम इस मैच की बात करें तो सबसे बड़ा जो बिग डिफरेंस था इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम में, तो वो था कि पेसर्स, जहां एक और न्यूजीलैंड के पेसर्स ने इंडियन बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया, और परेशान किया कि लगभग 15-16 विकेट वो ले भी गए। तो ऐसे में हम क्या इंडियन पेसर कहाँ पीछे रह गए? क्या काइल जेमिसन और टीम साउदी के पास ज़्यादा गिनती थी जो हमारे पेसर्स के पास नहीं थी? ये सवाल हम अनूप दुबे से लेंगे। हाँ मुकुल, देखिए जो लास्ट हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा पिच जो था ना,
पिच बॉलरों को साथ देना लगभग लगभग बंद कर चुका था। जो वो स्विंग थी, जो वो स्पिन था, वो लास्ट के जो ये 10 से 15 ओवर रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो मुझे लगता है कि अगर टीम इंडिया एक्सपेरिमेंट भी करती, चाहे बॉलर फास्ट जो उनके स्विंग गेंदबाज थे या स्पिन कराने के जो माहिर थे, वो कहीं ना कहीं वो पिच से मदद नहीं पा रहे थे। एक तो ये इफेक्ट हुआ कि जो वो 10 ओवर खेल गए जो हमें विकेट लेनी चाहिए थी। दूसरा कहीं ना कहीं रजा अब्बास जी ने बोला कि एक रणनीत हमेशा जो आपका होता है ना, कि जो एक मीटिंग होनी चाहिए थी कि ये विकेट कैसे निकाला जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद कानपुर उत्तर प्रदेश को ये मैच मिला था और काफ़ी दर्शक ये उम्मीद कर रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट आएगा और स्वाभाविक तौर पे इसका रिजल्ट आना चाहिए था। पर यह है कि इसमें कोई ये एक गेम का हिस्सा है, ड्रा होना, हार जाना, इसमें कोई बहुत निराशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अभी भी टेस्ट है और इसमें रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, हमारा सवाल ये है कि पूरे 5 दिन देखो तो न्यूजीलैंड के पेसर्स इंडियन पेसर से ऊपर दिखे। न्यूजीलैंड के पेसर्स ने, टिम साउदी ने 5 विकेट लिए, काइल जेमिसन ने 3 दोनों पारियों में विकेट लिए, तो कहाँ इंडियन पेसर्स कहाँ पीछे रह गए? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक तो टीम में जो सिलेक्शन बार बार टेस्ट टीम की अगर बात करी जाए, मुझे ईशांत और उमेश यादव दोनों नहीं समझ में आते हैं। अगर एक क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ बात अगर मैं करूं तो दोनों हमें इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं कि कहाँ इनको खिलाया गया। आईपीएल के बाद कोई मैच बता दीजिए, आप नेशनल लेके चले आते ये तो रेगुलर टेस्ट टीम के प्लेयर्स रहे हैं। आप कैसे रेगुलर कर सकते हैं? आप परफॉर्मेंस आपका, अभी आप बता रहे थे कि आप किसी 2 मैचों में किसी से उससे बड़ा प्लेयर नहीं कहा जा सकता है। जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर टीम इंडिया में हैं जिनको लाया जा सकता है, आप उनको छोड़े जा रहे हो क्यों? या तो आप कहीं ना कहीं एक दूसरी टीम बनाना चाहते हो, इसलिए इनको अगर खिला रहे हो तो चलो भैया ठीक है। अगर दूसरी टीम बनाना चाहते हैं कि हाँ भाई चलिए आने वाले समय के लिए इनको देख लिया जाए ये कैसे चल रहे हैं, आप आईपीएल खिला के सीधे टेस्ट में लेके आना मुझे नहीं लगता, मुझे समझ से ये परे है। लेकिन ये दोनों गेंदबाज आईपीएल खेले नहीं थे ज़्यादा खेले थे, मगर सिलेक्शन हुआ था। वो कहीं ना कहीं ग्राउंड में जाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, यहाँ भी प्रैक्टिस कर। अब आप ये देखो कि आप ही कह रहे हो कि उनके न्यूजीलैंड के जो पेसर्स थे हमारे पे भारी पड़ रहे थे, इंडिया पे भारी पड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी जो टीम मीटिंग थी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, हमसे स्ट्रांग थी। आज के इस स्पोर्ट्स शो में इतना ही। बाकी आने वाले मैचों के बारे में हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ द यूपी खबर के साथ।